शुरुआत करते हैं आज की एडिटोरियल की। हम पहला एडिटोरियल देखने वाले हैं हमारे देश में भारत की सरकार में, भारत के प्रजातंत्र में विपक्ष की क्या भूमिका है। यदि एक मजबूत विपक्ष हमारे देश में नहीं है तो कौन कौन से नुकसान हमारे देश में होने वाले हैं या फिर लोकतंत्र को कौन सी क्षति पहुंचने वाली। दूसरा एडिटोरियल लिखा गया है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को लेकर के। अमेरिका पश्चिमी एशिया, पूर्वी जो एशिया है, साउथ एशिया है, कौन कौन से देशों में ज़्यादा फोकस कर रहा है, उसके फोकस के कौन कौन से विषय हैं। जब से वहाँ की सत्ता चेंज हुई है तब से ही एशिया को देखने की अमेरिका की दृष्टि भी चेंज हो गई। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर के हम देखेंगे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले एडिटोरियल की, जो कि सरकार में विपक्ष की भूमिका से रिलेटेड है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए न केवल एक जीवंत लोकतंत्र के लिए बल्कि उसके अस्तित्व के लिए भी एक सतर्क विपक्ष की ज़रूरत है, इस पर यदि आपको 250 वर्डों में लिखना हो तो आप अपना उत्तर कैसे देंगे? तो इसका आंसर इस आर्टिकल में छपा हुआ है। इंग्लिश में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, हमें एक विजिलेंट अपोजिशन की ज़रूरत है। ठीक है, भारत में विजिलेंट अपोजिशन की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, न केवल वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए बल्कि इसके वेरी सर्वाइवल के लिए भी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जनवरी 2014 में विजय संकल्प यात्रा रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कुछ भाषण दिए थे। ठीक है, लोगों को वोट के लिए अपील किया था और उनका कहना था कि हम भारत से कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं। भारत से कुल मिलाकर के कांग्रेस को हम ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए थे। ठीक है, यहाँ पर डायनेस्टी वाली पॉलिटिक्स चलती है। ठीक है, जैसे कि बाप प्रधानमंत्री बन गया, फिर उसका बेटा प्रधानमंत्री बन गया, फिर उसके बेटे प्रधानमंत्री बन गए। इस प्रकार के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया जाता है। करप्शन से कांग्रेस घिरी हुई है। इसके अलावा कम्युनिज्म यहाँ पर फैलाया जा रहा है और सोसाइटी को बांटने का काम करता है, गरीबी फैलाने का काम करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस से मुक्त भारत हो, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। उनका कहना है यदि आप चाहते हो कि इंडिया का फ्यूचर चेंज हो, बदले, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें नेशन को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, पूरे देश को एक करने की ज़रूरत है, ना कि इसको हम डिवाइड करें, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था। कुछ कुछ घटनाएं हम ऐसी देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे करके इवेंट बढ़ते ही जा रहे हैं कुछ सालों में। जैसे कि सरकार की तरफ से कुछ राज्यों में गवर्नमेंट को गिराया जा रहा है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और अभी हाल ही में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में सरकार गिरा भी दी जा रही है। यहाँ के जो विधायक हैं वो छोड़कर, एक पार्टी को छोड़कर के दूसरी पार्टी में चले भी जा रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आई थी ना, वो इनके ऊपर कारगर नहीं हो रहा। एक आदमी नहीं भागेगा, अपने साथ साथ में पूरे झुंड के झुंड को लेकर जाएगा। जैसे कि महाराष्ट्र के केस में हुआ था, लगभग 42 विधायक को लेकर के वो शिंदे गया था, बीजेपी में शामिल हुआ था। तो कई सारे राज्यों में गवर्नमेंट को चेंज करने वाली घटनाएं हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ में अपोजिशन के जो लीडर हैं उनको जेल में डाला जा रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, इनसे यही पता चलता है कि गवर्नमेंट अपोजिशन मुक्त भारत बनाना चाहती, मतलब कि अपोजिट वाली कोई पार्टी ही ना रहे, अपोजिशन एकदम पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, दब दब के रहे, ऐसे सरकार चाहती। इसके बाद फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात यहाँ पर कही जाती है। भारतीय संविधान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया गया था। हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था? उनने कहा था कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव है, सरकार है, वो स्थिर रहना चाहिए, और दूसरे नंबर की बात यह है हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए किसी भी काम को लेकर के।
तो लेकिन आज के टाइम में आप देख लोगे ना, सरकार तो स्थिर हो गई है, वो खाली सेंट्रल गवर्नमेंट स्थिर हुई है। ठीक है, स्टेट में तो आप देख ही रहे हैं, दल बदल हो जा रहा है, शिवसेना से बीजेपी आ जा रही है। गठबंधन की सरकार से होने से ऐसा ही होता है। तो सरकार में तो स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, ना तो सरकार में स्टेबिलिटी है और ना ही सरकार किसी प्रकार की जिम्मेदारी ले रही है किसी भी चीज़ के लिए। महंगाई बढ़ रही है, उसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं कि दोनों की दोनों चीज़ें आज के टाइम में हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इंग्लैंड में बताया जाता है कि यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम चालू है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको दोनों तरीके से मैनेज किया जाता है। पहली डेली के बेसिस पे और दूसरा पीरियडिक, मतलब टाइम टाइम पर। डेली असेसमेंट कैसे होता है? जो पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं ना, वो क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से, रिजोल्यूशन लाएंगे, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगे, एडजर्नमेंट मोशन लाएंगे, डिबेट होगी, तब जा कर के सरकार की जिम्मेदारी तय होती है। पीरियडिक असेसमेंट किया जाता है इलेक्ट्रोड के माध्यम से। कब? जबकि चुनाव होता है, उस समय में पीरियडिक असेसमेंट इंग्लैंड में कराया जाता है। तो जो डेली का असेसमेंट रहता है, डेली असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अवेलेबल नहीं है अंडर द अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में इसको नहीं अपनाया गया है और ऐसा फील किया जाता है कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है देन पीरियडिक असेसमेंट। जो कि हम कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा ये डेली डेली के बेसिस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कारगर होते हैं। और यही बात इंडिया के लिए भी ज़रूरी है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका ड्राफ्टिंग जब चल रही थी तो उसमें रिकमेंड किया गया था पार्लियामेंट्री सिस्टम को। ठीक, इसके चलते चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को लाया था। ठीक है, किसी भी संविधान का सबसे बेसिक फीचर होता है डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है किसी भी देश में सिंगल पार्टी का राज नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हो, बीजेपी इतनी मजबूत हो गई है कि उसके सामने कोई भी पार्टी टिक नहीं पा रही है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहती है कोई भी एक पार्टी मजबूत नहीं होना चाहिए, सिंगल पार्टी का राज नहीं होना चाहिए। विजिलेंट अपोजिशन की ज़रूरत है किसी भी देश को, ताकि वहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो बनी रहे, जिंदा रहे और वो काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव कर सके, नहीं तो वहाँ पर डेमोक्रेसी ही ख़त्म हो जाएगी। जब अपोजिशन क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट का या फिर कंटिन्यू कैरी ऑन एन एजिटेशन, ठीक है, मतलब कि पब्लिक ओपिनियन सरकार के खिलाफ में यदि वो उठा रहा है, उनके मुद्दे उठा रहा है, कब? जब गवर्नमेंट मिसलीड कर रही है, उसको लगता है कि सरकार ने जो नियम कानून लेके आई है वो सही नहीं है, तो फिर वो जनता की आवाज़ को उठाने का काम करता है। कौन? अपोजिशन। अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट की आलोचना करे, जहाँ कहीं भी उसको लगता है कि कमी है तो वो आलोचना कर सकता है। इस प्रकार की कुछ ड्यूटी है जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है। वहीं यदि आप ये सोच लो कि हमारे देश में कांग्रेस जैसा यदि अपोजिशन रहेगा, तो आप समझ लीजिए हमारा जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, पूरी धीमी सुस्त पड़ जाएगी, लोगों के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। आप आलोचना ही नहीं कर पाओगे, क्या सही आलोचना है क्या गलत आलोचना है इसको भी आप तय नहीं कर पाओगे, और सरकार हर आलोचना को गलत तय कर देगी। और हमारी जो विधायिका है वो कैसी हो जाएगी? विनम्र हो जाएगी। जनता सोचने लगेगी कि ये जो विधायिका है ये कुछ नहीं, ये दिखावा है और अपने काम, ये कुछ काम नहीं कर रही है, और संसद के कामकाज में रुचि बिल्कुल खो देगी। सरकार बिल्कुल भी ध्यान देने वाली नहीं है फिर। तो इसमें ऐसा बताया जाता है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद में कांग्रेस के मन में भी यही सोच थी कि हमारे जैसी कोई पार्टी अच्छे से खड़ी ही ना हो पाए, और ठीक यही बात हम बीजेपी के फेवर में भी देख रहे हैं, बीजेपी भी यही चाहती है।
और ये बात कहाँ से सिद्ध हो जाती है? ये बात सिद्ध हो जाती है गोवा की चुनावी रैली के दौरान। हाल ही में होम मिनिस्टर अमित शाह ने पब्लिकली डिक्लेयर किया था कि आने वाले जो 30 से 40 साल है ना, वो बीजेपी के एरा के रूप में सामने आएंगे। मतलब आने वाला जो समय है वो बीजेपी का युग रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। कुल मिलाकर के विपक्ष के ऊपर निशाना साधा था कि आप बिल्कुल ख़त्म ही रहोगे, बीजेपी को कोई टक्कर नहीं दे पाएगी। अब इसमें 10th शेड्यूल का उल्लेख किया गया है और साथ ही में यहाँ पर 52वें नंबर का अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, 52वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। इसके बारे में क्या लिखा है? यदि कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को छोड़ कर के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो क्या है, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा और उसकी विधायिका को रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ ही में विप सिस्टम का भी प्रावधान किया गया है। विप सिस्टम क्या है? जैसे यदि हम चाहते हैं कि हमारी सरकार कंटिन्यू बनी रहे, मान के चलो शिवसेना की गवर्नमेंट है ये महाराष्ट्र में, एक विधायक किसी कानून के विरुद्ध में वोटिंग कर देता है, अब क्या हो जाएगा? ये जो विधायक है ना, विधायक की जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। क्योंकि संविधान कहता है ये जो विधायक है ना वो अपनी पार्टी के प्रति पूरी तरह से वफादार होना चाहिए। यदि ये अपनी पार्टी के खिलाफ में मतदान कर देता है तो उसकी जो सदस्यता है ना वो खतरे में आ जाती है। ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर हो सके। तो स्थिरता के लिए तो यहाँ पर प्रावधान हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात करी जाती है कि किस प्रकार से लोग दल बदल करते हैं और कानून का उल्लंघन करते हैं और उस कानून से बच जा रहे हैं। जैसे हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, एक अकेला व्यक्ति ने अपनी पार्टी की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। एक अकेला व्यक्ति नहीं, वो अपने साथ में पूरे लगभग 42 लोगों को साथ में लेकर के गया था और फिर ये जा कर के बीजेपी में मिल गए और फिर वहाँ पर बीजेपी की और शिवसेना की सरकार फिर से बदल गई है, फिर चेंज हो गई वहाँ पर गवर्नमेंट। क्या देखते हैं हम? उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक एक चीज़ बताया जाता है। ठीक है, चार्टर प्लेन के माध्यम से ये लोग अपने राज्य को छोड़ के चले जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जनता के पैसे किस प्रकार ये उड़ाते हैं। 5 स्टार होटल में ठहरते हैं और ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार की पार्टी है या फिर जिस भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं उस पार्टी में, उस स्टेट में उसकी सरकार है। इस प्रकार की हम कॉन्स्पिरेंसी देख रहे हैं। तो राइटर का कहना है इस प्रकार के जो सर्किमस्टांसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट को आज ज़रूरत है कि वो रीराइट करे लॉ को, और यदि जहां कहीं भी आर्टिकल 142 का भी प्रयोग उसको करना पड़ जाए तो इस हथियार को भी प्रयोग करने से सुप्रीम कोर्ट को झिझकना नहीं है। आर्टिकल 142 कहता है न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रकार का आदेश पारित कर सकता है। हाल ही में आप देखोगे ईडी के छापे जगह जगह मरवाए जा रहे हैं, पार्टिकुलर ऐसी जगह पे मरवाए जा रहे हैं जहां पर अपोजिशन की गवर्नमेंट है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो रहा है कि क्या केवल अपोजिशन के लीडर ही अपराध कर रहे हैं? सत्ता में जो सरकार है उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराधी नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का? तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा किया जाता है। 2014 से आप देख लोगे ना, एक सिंगल केस भी रजिस्टर नहीं किया गया है रूलिंग पार्टी के मेंबर के खिलाफ में। कभी भी कोई छापेमारी नहीं कराई जाती। और ये जो छापेमारी पार्टिकुलर हम कब देखते हैं? जब चुनाव नज़दीक में आ जाता है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव होने वाला था तो ममता बनर्जी और उसके जो परिवार वाले थे, फैमिली रिलेशन वाले थे, उनके यहाँ पर ईडी की छापेमारी करवाई गई थी ताकि उसको बदनाम किया जा सके और वहाँ पर बीजेपी की सत्ता को स्थापित किया जा सके। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सब लोगों को सोचना चाहिए, खास करके प्राइम मिनिस्टर को अपनी पॉलिसी के बारे में। अभी हाल ही में भारत का जो परिदृश्य चल रहा है उसके बारे में बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए और जुडिशरी को भी अपने आप को थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा और उसको
अलाउ नहीं करना है इस प्रकार की ईडी की छापेमारी को। और यदि इस प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन ईडी की रेड कहीं पर पड़ रही है तो जज को फटाफट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करना चाहिए, रेगुलर बेल दे देना चाहिए उनको, जमानत जल्दी से जल्दी दे दी जाए ताकि उनकी जो लिबर्टी है वो प्रभावित ना हो। अब वो सरकार को जो क्रिटिसाइज करने वाली बात है ना उसमें वो लोग दबे ना। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, जुडिशरी है और सिविल सोसाइटी है, इसको भी कुछ स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि हम इंश्योर कर सकें हमारी जो डेमोक्रेसी आज के टाइम में अच्छी तरह से काम कर रही है वो कभी फैल ही ना हो। और आप अपोजिशन को बिल्कुल भी अनटॉलरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। अपोजिशन को टॉलरेंस की ज़रूरत है क्योंकि यदि ये हमारे देश में नहीं रहेगा तो इससे तो कोई चीज़ निर्धारित ही नहीं हो पाएगी ना कि कौन सा हेल्दी क्रिटिसिज्म है, कौन सा अनहेल्दी क्रिटिसिज्म है। और सरकार को लगेगा हर प्रकार की जो आलोचना हो रही वो हर प्रकार की आलोचना गलत है, उसको अनहेल्दी ही ट्रीटमेंट करेगी। कॉन्स्टिट्यूट ऑफ असेंबली की जब डिबेट हो रही थी तो नजरुद्दीन अहमद ने क्या कहा था, यदि आपकी इच्छा नहीं है, ठीक है, एंटी कांग्रेस आप यदि क्रिएट करने की, कोई एंटी कांग्रेस पार्टी क्रिएट करने की यदि आपकी इच्छा नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरकार विपक्ष को पसंद नहीं करती और जो हमेशा सत्ता में रहना चाहती है उसको आप क्या नहीं कह सकते, पैट्रियोटिक नहीं कह सकते, वो देशभक्त नहीं है, वो ट्रेटर गवर्नमेंट है, मतलब कि देशद्रोही सरकार है, ऐसा उन्होंने कहा था। और ठीक उसी प्रकार से अपोजिशन के लिए भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है, उसको क्रेडिबल बनना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, ठीक है, इसको लोगों की चीज़ों को समझना पड़ेगा, लोग आखिर चाहते क्या हैं, तो इसको फील करना पड़ेगा, पल्स ऑफ द पीपल को। और जब तक ये रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाती है, ठीक है, और इट कैन नॉट डिमांड एनी रिस्पेक्ट, ठीक है, तो जब तक आप खुद रिस्पेक्टेबल नहीं हो जाओ तब तक जनता से आप रिस्पेक्ट की आशा नहीं कर सकते। और यही तो सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है जो कि फेस कर रहा है हमारा देश आज के टाइम में। अपोजिशन मस्ट आल्सो वर्क कंस्ट्रक्टिवली, अपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर क्या कर दो, अटैक कर दो, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो जाएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है वो क्या है, हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को। मिस्टर मोदी और उनकी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें इंडिया डज नॉट टर्न इनटू अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो मोदी की सरकार और उसके जितनी भी पार्टी के लीडर हैं उनको ये इंश्योर करना है कि भारत अनडेमोक्रेटिक रिपब्लिक में चेंज ना हो जाए। ये तो था हमारा पहला आर्टिकल। अगला आर्टिकल हम देखने वाले हैं अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में किस प्रकार से बदलाव आया है, पार्टिकुलरली एशिया को लेकर के। एक चीज़ मेन आप देखोगे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, जो पैलेस्टाइन है या फिर फ़लस्तीन का क्वेश्चन है, ना ही ईरान की डील यूएस की प्राथमिकता हमें दिखाई दे रही है। मतलब की बात ऐसी है, फ़लस्तीन का क्वेश्चन भी अब उसकी प्रायोरिटी में नहीं रहा, ना ही ईरान की न्यूक्लियर डील उसकी प्राथमिक तौर पर रहा है कि हम सबसे पहले इन दो मुद्दे को निपटाने वाले हैं। तो वेस्ट एशिया को लेकर के बाइडेन की क्या सोच है, इसको लेकर के आर्टिकल लिखा गया है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्या पूछा जाएगा, नाइदर द पैलेस्टाइन क्वेश्चन नॉर द ईरान डील अपीयर टू बी यूएसएस प्रायोरिटीज। 200 या 250 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है। देखिए, पहली बार जब प्रेसिडेंट जो बाइडन अमेरिका के कहाँ गए थे, वेस्ट एशिया की विजिट में गए थे, उन्होंने क्या सोचा था, हम अमेरिका की ट्रेडिशनल पार्टनरशिप को मजबूत करेंगे, ठीक है, इस रीजन के साथ में हम अलायंस स्थापित करेंगे, संगठन बनाएंगे और इज़राइल एंड सुन्नी अरब कंट्रीज़ के साथ में हम इन्वॉल्व करेंगे। इसके ये मेन फोकस बिंदु रहे थे।
इजराइल के संबंध में अमेरिका का क्या सोचना है? इजराइल के संबंध में अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया था कि हम हर वो कुछ करेंगे जिसके चलते चलते ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल ना कर सके। ठीक है, पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा था। यही बात चाहता है इजराइल भी, क्योंकि इजराइल वाले एरिया में ना अमेरिका की अनुपस्थिति से इजराइल अपने आप को मजबूत कर रहा है, उभर कर सामने आ रहा है, और वो कभी भी नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल कर ले। वो हमेशा उसको दबाकर रखना चाहता है। ये कुछ टाइम पहले ही हमने इस चीज़ का अध्ययन करे थे। ठीक है, एक और जब फॉरेन पॉलिसी वाला एक चैप्टर आया था एडिटोरियल का, तो उसको हमने जब डिस्कस किए थे तो यही बात सामने आई थी। उनकी पैलेस्टाइन वेस्ट बैंक की विजिट के टाइम में वो काफ़ी केयरफुल रहे थे। ठीक है, कि वो क्रिटिसाइज ना करें इजरायली ऑक्यूपेशन का ऑफ द पैलेस्टाइन टेरिटरीज का। कुल मिलाकर के उन्होंने इजराइल का समर्थन किया था। इजराइल ने जो पैलेस्टाइन वाले इलाके में वेस्ट बैंक में कब्जा किया था उसका समर्थन किया गया था जो बाइडेन के द्वारा। उन्होंने प्रॉमिस किया था सहायता के लिए, लेकिन उन्होंने कहा था ग्राउंड सिचुएशन वाज नॉट रेडी फॉर रिवाइविंग द पीस प्रोसेस। लेकिन दिक्कत की बात यह है, अभी जो ज़मीनी हकीकत है उसको हमने जब देखे हैं तो पीस प्रोसेस को अभी हम रिवाइव नहीं कर सकते हैं, ऐसा अमेरिका ने बोल दिया था। सऊदी अरबिया के मामले में अमेरिका क्या सोचता है? मिस्टर बाइडेन की मीटिंग होती है मोहम्मद बिन सलमान के साथ में, जो कि क्राउन प्रिंस थे। ठीक है, जिनके अनुसार ऐसा कहा जा रहा है CIA के अकॉर्डिंग क्या है, इन्होंने ऑर्डर किया था 2018 की किलिंग ऑफ सऊदी डिसेंडेंट जर्नलिस्ट जमाल खशोगी की। ठीक है, इनके ऊपर ऐसा आरोप लगाया जाता है। इनकी जो विजिट थी प्रैक्टिकली उसने क्या चीज़ सामने लेकर के आई थी, यहाँ से एक बात ये निकल के आई थी कि वाशिंगटन की जो अर्ली अटेम्प्ट था कि हम पनिश करेंगे, आइसोलेट करेंगे प्रिंस मोहम्मद को, इसको वो कुल मिलाकर के ख़त्म करना चाहते थे। इनकी जो सोच थी पहले, अब उस सोच को यहाँ पर बदला गया है। अब बाद में क्या होता है इसको आप देख लीजिए। एक समिट का आयोजन किया जाता है अरब लीडर के साथ में जिद्दाह में। उनका कहना था, ठीक है, अमेरिका क्या करेगा, वेस्ट एशिया से वॉक अवे कर देगा। ठीक है, यहाँ से वेस्ट एशिया से हम छोड़ देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। यदि हम यहाँ से निकल जाएंगे वेस्ट एशिया से, तो वेस्ट एशिया में फिर से चाइना का कब्जा हो जाएगा। इसलिए हम वेस्ट एशिया में बने रहेंगे, अपनी प्रेजेंस, हम अपने रिलेशन को मजबूत करते जाएंगे। यदि हम यहाँ से निकल गए तो चाइना, रसिया और ईरान यहाँ पर फिर से कब्जा कर लेंगे। ठीक है, आगे जो बाइडन का कहना था, ह्यूमन राइट्स जो है ना वो हमारे सेंटर में रहेंगे हमारी फॉरेन पॉलिसी के। सबसे ज़्यादा मानव अधिकार के ऊपर फोकस किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन वेस्ट एशिया में नाइदर इजराइल्स वायलेंस ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टाइन टेरिटरीज नॉर द एडमिसल राइट रिकॉर्ड ऑफ द सुन्नी अरब डिक्टेटर, तो ना ही उसने वेस्ट एशिया में जो इजराइल के द्वारा वायलेशन किया गया था उसका कोई आलोचना की है, ना तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही किया, और ना ही जो हम देख रहे थे अरब कंट्री में अरब डिक्टेटर के द्वारा और जो मोनार्क था इनको रोका गया अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा फ्रॉम परस्यूइंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, ताकि यदि रोक देते तो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो सही में फॉरेन पॉलिसी है, जो बात इन्होंने कहा है उस पर टिके हुए हैं, ऐसा सिद्ध हो पाता। तो ऐसा कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता। पिछले कुछ दिनों का जो मुद्दा रहा था वो था इजराइल पैलेस्टीन इशू। ठीक है, ये काफ़ी डोमिनेटेड इशू रहा था। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट की फॉरेन पॉलिसी एजेंडा था ना वेस्ट एशिया की तरफ में, सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया था इजराइल पैलेस्टाइन इशू। बराक ओबामा का जो पीस प्लान था ना वो फेल हो गया था। ठीक है, फोकस किया फिर इन्होंने एनर्जी ऑन द ईरान न्यूक्लियर टॉक्स में। जब वही चीज़ मुद्दा फेल हो गया उनका, तो उन्होंने कह दिया कि नहीं अब हम ईरान से बात करेंगे न्यूक्लियर डील को लेकर के।
डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल में क्या हुआ था ये तो आप अच्छी तरह से जानते ही हो। डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 की डील हुई थी ईरान के साथ में, उससे ये पीछे हट गए। ठीक है, पीछे हट गए तो क्या काम कर दिया, ईरान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाना चालू कर दिया। और उधर ईरान ने क्या काम करा, ईरान ने भी अपने परमाणु कार्यक्रमों को तेज कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा परमाणु से संबंधित जो चीज़ें थी उनके प्रोडक्शन में वो जोर देने लगा था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और ये हम चीज़ देखे भी हैं, कई बार न्यूज़ में डिस्कस भी करे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देख लेंगे कि एक एक कंट्री के साथ में किस प्रकार से उनके रिलेशन चेंज होते गए। ये सारी बातें यहाँ पर जानने की कोशिश कर। डोनाल्ड ट्रंप की क्या सोच थी, डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रपोज़ल था वो क्या था, वो इग्नोर कर रहे थे पैलेस्टाइन को, और उनका जो फोकस था वो किस पर था, अब्राहम एकॉर्ड पर ज़्यादा फोकस था। ठीक है, जिसका मतलब ये है इजराइल और जो सुन्नी अरब वाले देश हैं, इन दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं उनको हम नॉर्मल करना चाहते हैं, इसी को कहा जाता है अब्राहम एकॉर्ड। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने पैलेस्टाइन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था। वहीं आप देख लोगे मिस्टर बाइडन की तरफ तो क्या होता है, इन्होंने भी पैलेस्टाइन के क्वेश्चन को टच नहीं किया। इनके दो क्लियर ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं। पहले नंबर की बात है रीजनल बैलेंस बना रहना चाहिए, क्षेत्र में जो पावर है वो पावर बनी रहे। सेकंड नंबर की बात ये है एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी कैसे करके होगी, एनर्जी सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब हम उस देश के साथ में अच्छे संबंध बनाएं जिस देश में तेल का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। तो अब चूंकि जो ईरान की न्यूक्लियर टास्क थी, बातचीत थी, वो प्रभावित हुई थी। ठीक है, हिट हो गई थी। फिर इन्होंने क्या काम कर दिया, उन्होंने एक्सेलरेट कर दिया था कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड सुन्नी अरब वाले एरिया से, क्योंकि ईरान से तो अब वो तेल नहीं ले सकता, तो वो क्या काम करेगा, वो तेल खरीदेगा फिर किससे, तेल खरीदेगा अब वो किससे, अब तेल खरीदेगा वो ईरान से। इसलिए ईरान से नहीं, सऊदी अरब के साथ में तेल खरीदना वो चालू कर देगा। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो ट्रंप ने लॉन्च कर दिया था अपनी इस पॉलिसी को, और बाइडन ने इसको आगे लेकर के गए हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। अब जब ये अमेरिका भरोसा कर रहा है सऊदी अरबिया के ऊपर, ठीक है, सेकंड नंबर की बात यहाँ पर बताई जाती है बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन सीक टू पनिश रसियास व्लादिमीर पुतिन फॉर हिज यूक्रेन इन्वाजन। और अमेरिका चाहता है कि हम रसिया के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सैंक्शन लगाएं, और वो कब संभव है, जब तेल की आपूर्ति वो कहीं दूसरी जगह उसको सोर्स मिल जाए। तेल का कहीं दूसरा सोर्स मिल जाएगा तो फिर अमेरिका को उतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि यूरोप जैसे देश में सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है रसिया तेल का और गैस का। ठीक है, यदि आप रसिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो तो आप क्या काम करोगे, सऊदी अरबिया के ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाओगे। लेकिन सऊदी अरबिया में भी खतरे से खाली नहीं है, उसके ऊपर भी तेल की कई कंपनियों में हम देखे हैं अटैक होते रहे हैं। अब सऊदी अरब को भी ज़्यादा से ज़्यादा पंपिंग करने की ज़रूरत है ऑयल को इंटरनेशनल मार्केट में, तब जाकर के सही रेट में ग्राहकों तक ऑयल और तेल पहुंच पाएगा। ठीक है।